चलिए एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और आज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर अगले सेशन को हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हुए और आज इस इंडियन जियो वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले किसको, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। देखिए मानसून को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, इससे पीछे क्या कर चुके हैं, मानसून को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मानसून के बाद हम लोग क्या है, इंडिया की क्या है किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मानसून के बाद किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कैसी कैसी वेजिटेशन भारत में पाई जाती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए भारत की प्राकृतिक वनस्पति को बात की तो मैंने एक मैप ड्रॉ किया है और इस ड्रॉ मैप के माध्यम से समझाने की कुछ कोशिश किया है। तो देखिए सबसे पहले आपको अगर बात की तो देखिए सबसे पहले माउंटेन फॉरेस्ट की ही हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पर्वतीय वनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए माउंटेन फॉरेस्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी लोकेशंस को मैंने इस ब्लैक कलर से शो किया हूँ, तो आपको पता लगेगा जहाँ जहाँ हिमालय माउंटेन है वहाँ वहाँ कैसे पर्वत मिलेंगे, आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट। तो सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है, जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, माउंटेन्स में ही पाए जाते होंगे। ठीक है, दूसरी बात लोकेशन की अगर देखना चाहें तो देखिए आपका पूरा जम्मू कश्मीर यूटीसी में आ गया, लद्दाख यूटीसी में आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश यूटी यहाँ पे आ रहा है, और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ क्या है आपका ये वाला कौन सा उत्तराखंड क्षेत्र पूरा इसी में आ गया, कुछ हिस्सा पंजाब का भी आ जाता है थोड़ा सा। ठीक, इधर आ जाओगे तो सिक्किम आ जाएगा, इधर जाओगे पूरा आपका ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश इस रीजन में आ जाएगा। यानी कि ये तो हो गया इनके विस्तार की बात, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए जो ये माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, जो नाम से स्पष्ट है ये माउंटेन फॉरेस्ट है, तो इसका मतलब ये माउंटेन फॉरेस्ट काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते होंगे। तो ये जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं ये लगभग 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं फॉरेस्ट। और अगर कोई फॉरेस्ट लगभग इतना मैं बोला है, अगर कोई फॉरेस्ट 3500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जा रहे हैं, 3500 मीटर से भी ऊंचाई पर, 3500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर अगर वन पाए जाते हैं तो इन्हीं वनों को कई बार अल्पाइन फॉरेस्ट बोल दिया जाता है ना। या लगभग जो वेजिटेशन लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा पर पाई जाती है उसी को अल्पाइन फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट की दूसरी विशेषता ये होती है, इनकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी मुलायम होती है, सॉफ्ट वुड टाइप होते हैं। ये कैसे होते हैं, मुलायम लकड़ी होती है इनकी। और इसमें अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ शेयर करना चाहूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो कुछ अगर एग्जांपल हम आपको दें किसके बारे में, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, तो कुछ एग्जांपल हम लिख सकते हैं। जैसे भाई आप लोगों ने देवदार का नाम सुना होगा, कौन सा, देवदार। तो देवदार वृक्ष का नाम आप सब लोगों ने सुना है। ठीक है, देवदार के साथ साथ स्प्रूस के साथ साथ सिल्वर फर, और देखिए चीड़ को भी हम इसमें रख सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी वनस्पतियां ये सब कहां पर पाई जाने वाले फॉरेस्ट हैं, ये सारे वनस्पतियां कहां मिलेंगी आपको, माउंटेन फॉरेस्ट में मिलेंगी। और जो चीड़ है इसके बारे में दो बातें जान लो। चीड़ होता है, इससे एक पदार्थ मिलता है, हिंदी में लिख रहा हूं जानबूझ के, LISA। कौन सा मटेरियल मिलता है इससे, एक लीसा नाम का पदार्थ प्राप्त होता है, किससे, चीड़ से। और देखिए फिर से मैं हिंदी में जानबूझ के लिख रहा हूं, इस लीसा का यूज किया जाता है तारपीन का तेल बनाने में। क्या बनाता है, तारपीन तेल बनाने में यूज होता है इसका, किसका, लीसा का यूज किया जाता है। तो एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि लीसा कहां से मिलता है, चीड़ से मिलता है। और लीसा का यूज किस में यूज करते हैं भाई, तारपीन का तेल बनाने में लीसा का यूज किया जाता है। चले देखिए दूसरी बात अगर आप देखें तो दूसरी हम लोग किसकी बात कर लेते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट को ध्यान से देखोगे तो जहां पे ये डार्क करके मैंने ब्लैक किया हुआ है, ये ऐसे क्या आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखाई देंगे। तो एक बात से स्पष्ट हो गया, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें कि इनको मैंग्रोव या ज्वारीय वन, या हिंदी में बेलांचली वन, हिंदी में इसको अनूप वन, दलदली वन भी इनको हम लोग बोलते हैं, नदी के किनारे जमने वाले वन भी बोलते हैं, किनको, इन्हीं को बोलते हैं मैंग्रोव को, सभी को। तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं इसका एक एग्जांपल आप याद रखें, बेस्ट एग्जांपल जिसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और आप सब लोगों ने ऐसा मान लीजिए, आप सब लोगों ने सुंदरवन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने सुंदरवन। इस सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है बड़े पैमाने पर, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन इसका नाम पड़ गया।
दूसरी बात करें देखिए सुंदरवन या अनूप वन या वेलांचली वन या मैंग्रोव वन या ज्वारिया वन या टाइडल वन या फॉरेस्ट जो भी है या स्वैम्पीवल, इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वन होते हैं, इन वनों की जड़ें जो होती हैं आधा पानी के अंदर होती है और आधा पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं। ठीक है, कौन से मिलेंगे आपको? मैंग्रोव। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे? सुंदरवन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इस प्रश्न को एग्जाम में क्या है पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है और काफ़ी पूछा भी जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे सुंदरवन। इसके बाद देखिए आते हैं कौन सा हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंने लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध सदाबहार वनों की, जरा बात कर लें कुछ, है ना। देखिए सदाबहार का मतलब क्या है? वे वन जो क्या होते होंगे साल भर कहते हैं हरे भरे रहते होंगे। अब देखो ये वन कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं? आप तो ये वाला पश्चिमी घाट वाला हिस्सा पाया जा रहा है, कुछ हिस्सा ये वाला मिला और बाकी कौन सा हिस्सा है आपका? नॉर्थ ईस्ट। आपको पता है सदाबहार वनों के लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर भी अच्छा खासा होना चाहिए और टेम्परेचर होने के साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होनी चाहिए? वर्षा की मात्रा, रेनफॉल की मात्रा क्या होनी चाहिए? अच्छी खासी बड़े पैमाने पर क्या होनी है? ये रेनफॉल होनी चाहिए। और आपको पता है, आप पिछली क्लास में पढ़े हो, जब इंडिया का मानसून हम लोग डिस्कस किए थे और इंडिया के मानसून में आप लोगों को ये बात पता है, देखिए मिट्टियों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मानसून में आप लोगों को ये बात पता है, क्या बात पता है? कि यहाँ की बात करें तो सबसे पहले जो इंडिया का मानसून है वो कहाँ टकराया? यहीं पर आके टकराया था, इसी वेस्टर्न घाट में, इसी मालाबार कोस्ट पे, है ना। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ टकराया, तो यहाँ पे वन भी कैसे मिलेंगे आपको? सदाबहार वन मिलेंगे। इसके बाद वही वे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है पूरे नॉर्थ ईस्ट को भिगोया, है ना। और नॉर्थ ईस्ट में क्या हुई? खूब बारिश हुई, जितनी भी गारो, जितनी भी क्या पहाड़ियाँ होती हैं उन हिल्स के कारण क्या होता है? यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर भी कैसे वन मिले आपको? भी देखो सदाबहार वन मिले। और लौटता हुआ जो हमारा रिटर्निंग मानसून था, ये तो साउथ वेस्ट मानसून ने ये काम किया, ये और ये काम साउथ वेस्ट की अरेबियन सी वाली ब्रांच ने कर दिया और यहाँ पर रेनफॉल कौन कर दी? बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। और इस क्षेत्र में भी क्या है? देखो कौन से वन मिल रहे हैं? सदाबहार वन, थोड़ा सा क्षेत्र है। और आपको पता होगा जब रिटर्निंग मानसून था, जो वापस लौटता हुआ मानसून आया, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच सितंबर महीने में वापस आई, वो यहीं पर वर्षा की थी, यहाँ पर रेनफॉल क्या होती? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो वनस्पतियां हैं ये भी किस पर डिपेंड करती है? हमारे मानसून पे ही डिपेंड करती है, मिट्टियां भी मानसून पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो कुछ बात हम लोग किन के बारे में कर लेते हैं? इस उष्ण कटिबंध सदाबहार वनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ का जो तापमान है, क्योंकि आपको पता है कर्क रेखा ऊपर यहाँ से होकर जाती है और कर्क रेखा से नीचे क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन होता है, उष्ण कटिबंध होता है। तो यहाँ के अगर तापमान की मैं बात करूँ, लगभग 15 से लेकर 30 डिग्री तक क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर होता है इन क्षेत्रों में, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और देखिए इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर क्या होती है? यहाँ पर वर्षा होती है। और बात करें साहब ये जो वन है ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो इन वनों के विस्तार की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जरा ध्यान से देखना कौन कौन क्षेत्र आपको मिलेगा इसमें। आप लोगों ने वेस्टर्न घाट का नाम सुना होगा, पश्चिमी घाट हम पढ़ चुके हैं और आपको ये भी पता है कि पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। तो यहां पे भी ये वाले फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के साथ साथ आपको मैं एक प्लेटू पढ़ाया था, मेघालय प्लेटू, है ना। तो ये वन कहां पे मिलेंगे आपको? वही मेघालय प्लेटू में भी मिलेंगे। मेघालय प्लेटू, जिसको हम लोग क्या शिलोंग प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिलोंग पठार के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ मैं दूसरी चीज ऐड करना चाहूँ, इसमें लोकेशन दूं आपको, तो आप लोगों ने अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा, AND। देखिए मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूं, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जरा इसको याद रखें। देखिए अगर खाली अंडमान निकोबार की ही बात करूं तो अंडमान निकोबार के 95% एरिया पर कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसको जरा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और जो अंडमान निकोबार के 95% एरिया पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो बाकी 5% एरिया बचेगा, उस 5% वाले एरिया में कौन से वन मिलेंगे आपको? मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। क्योंकि मैंने बोल दिया मैंग्रोव फॉरेस्ट हमेशा कहाँ होते हैं? कोस्टल रीजन्स में ही पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में क्या होता है? इनका विकास होता है, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप भी जरा आप याद रखें, लक्षद्वीप को भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। देखिए ये जो वन होते हैं, अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूं, मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, ये भी क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है। ये भी, इनकी लकड़ी क्या होती है? हार्ड होती है, ये हार्ड वुड होते हैं, हार्ड वुड टाइप।
यानी कि ये ऐसे होते हैं, ऐसे वन होते हैं जैसे वन कहां पर होते हैं, इक्वेटर पर पाए जाते हैं, यानी कि लाइक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के क्या होते हैं, तरह ही होते हैं, कौन से, एवरग्रीन फॉरेस्ट। कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें, देखिए इन वनों की हाइट भी अच्छी खासी हो जाती है क्योंकि रेनफॉल अच्छा मिलता है इनको, बारिश पानी अच्छा मिलता है और सनलाइट भी अच्छा मिलता है, तो ग्रोथ तो करेंगे। तो इसलिए क्या होती है, इन वनों की जो हाइट होती है, अगर हाइट की भी बात कर लें तो औसत ऊंचाई लगभग 60 मीटर होती है। एवरेज हाइट है कितनी, 60 मीटर क्या होती है इनकी एवरेज हाइट होती है, लगभग इतनी हो जाती है। दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें साहब, कौन कौन से वन यहाँ पर मिल सकते हैं, कौन कौन से वनस्पतियां यहाँ पर मिलेंगी। तो एग्जाम्पल अगर मैं शेयर करूं किसके साथ, आपका इसी एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ, देखिए आपको मिलेगा महोगनी के साथ साथ एक वनस्पति होती है रोजवुड, महोगनी, रोजवुड, देखिए बैम्बू, बांस यहां पर मिलेगा आपको, इन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। बैम्बू के साथ साथ केन, क्या होता है, एक पेड़ होता है केन का, और केन के साथ साथ रबर भी यहां पर आपको उगी हुई मिलेगी, तो रबर भी हम इसमें रख सकते हैं। रबर के साथ साथ सिनकोना, है ना, इतने एग्जाम्पल पर्याप्त हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, याद रखें, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और दूसरी बात मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, इनकी लकड़ी हार्ड होती है और ये विषुवत रेखीय वनों की तरह होते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की तरह क्या होते हैं, यही वन होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर भी होती है, क्या होती है, हीट ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो ये भी क्या है, ट्रॉपिकल जोन में तो आ ही रहा है, लगभग नीचे, लगभग क्या ट्रॉपिकल जोन में, इक्वेटर क्या है, नज़दीक ही है ये वन। तो यहाँ पर भी कैसी विशेषता होती है इनकी, इक्वेटर की, इक्वेटर पर पाए जाने वाले फॉरेस्ट की तरह ही क्या होते हैं, ये वाले फॉरेस्ट होते हैं। देखिए सदाबहार वनों की बात कर ली, सदाबहार वनों के बाद हम किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट फॉरेस्ट है हमारा ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध कटीले वन। नाम से ही स्पष्ट है, कटीले यानी कि झाड़ियां ही होंगी। देखिए वो क्षेत्र है जहां पर क्या होती है, वर्षा कम होती है, राजस्थान वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर कौन से वन मिल जाते हैं आपको भाई, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाते हैं। इन वनों की बात करें तो ये वन आपको गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दिखाई देंगे। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कहाँ कहाँ मिलेंगे भाई आपको, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मिलेंगे। रेनफॉल कम है इसलिए क्या है, ये झाड़ियां हैं, ग्रोथ नहीं कर पाए, कटीले हैं, और यहाँ की रेनफॉल ही लगभग क्या होती है भाई, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पर। कहाँ पर, इन क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ पर कैसी होती है, झाड़ियाँ होती है। अब बेसिक सी बात है, जो फॉरेस्ट होंगे, जो झाड़ियाँ होंगी, उन झाड़ियों की हाइट क्या होती है, लगभग कम होती है। तो इन वनों के बारे में अगर बात करूं तो देखिए इन वनों की जो एवरेज हाइट है वो कितनी होती है, 6 मीटर। क्या होती है, 6 मीटर इन वनों की एवरेज हाइट होती है। देखिए एग्जैक्ट नहीं बोले, एवरेज, हमने औसत को मैं बोल रहा हूँ। और बात करें कि साहब ये वन आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये वाला दिख गया, देखिए कुछ वाला हिस्सा ये भी दिख रहा है आपको, ये तो क्या हो गया, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो गया, लेकिन ये वाला हिस्सा भी आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बेल्ट है मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, ये बेल्ट मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगी और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले तक ये फैली हुई है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट टू कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट तक ये वाली जो बेल्ट है बीच वाली, इसको भी क्या बोलते हैं, क्योंकि ये रीजन क्या होता है, रेनफॉल से छूट जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, इस क्षेत्र में डेक्कन प्लेटू है ना, और उसी डेक्कन प्लेटू का एरिया क्या होता है, छूट जाता है। यहाँ पर डेक्कन प्लेटू हो गया, इधर दंडकारण्य प्लेटू मिलेगा आपको, छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा आपको, और ये क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, इसलिए यहाँ पर भी कैसे वन मिलेंगे आपको, कटीले वन पाए जाते हैं। और कटीले वनों की अगर बात करें, थोड़ी सी एग्जांपल्स को हम लोग जरा बात करें। देखिए इन जो होंगे, इनकी पत्तियां चौड़ी होंगी और नुकीली होंगी। कैसी होंगी, चौड़ी और नुकीली पत्तियां होती हैं इन वनों की, थिक एंड लीव्स, थिक एंड थ्रॉनी लीव्स, चौड़ी और नुकीली या कांटेदार पत्तियां इन वनों की होती हैं। इन वनों के बारे में कुछ बात कर लें, थोड़े से एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लें, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से वन मिलेंगे। तो देखिए बैम्बू मिलेगा, बबूल मिलेगा, खैर मिलेगा, डेट मिलेगा। तो कौन कौन से मिलेंगे भाई इसमें, यहाँ पर मिलने वाली वनस्पतियां कौन सी हैं, बबूल है ना, कैक्टस, डेट, खजूर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, पाम, PALM, पाम मतलब ताड़ का वृक्ष जो होता है ना,
ये सारी वनस्पतियां आपको कहाँ मिलेगी, इन्हीं क्षेत्र में मिलेगी। एक बबूल भी होता है, एक खैर भी होता है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, इत्यादि। ठीक है, तो देखिए उष्ण कटिबंध कटीले वनों की बात कर ली, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात कर ली, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर ली, कौन सी की बात कर ली, थोड़ी सी माउंटेन फॉरेस्ट की बात कर ली। अब आप पाओगे जहां पर ये पूरा व्हाइट दिख रहा है आपको, यहां पर कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे, तो मिले हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध पर्णपाती वन। आप पाओगे, इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे उस उष्ण कटिबंध पर्णपाती वनों का जो एरिया है, जो रीजन है, वो सबसे ज्यादा दिख रहा होगा आपको। तो देखिए भारत में प्रश्न आ जाए इंडिया में सबसे बड़े एरिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा कि इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट करें और फिर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए यूपी रहा हो, ये जो लोग बिहार से रहे हो, वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, यही वाले फॉरेस्ट मिलेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो पोस्ट करके इसको आप नोट कर लो। मैं थोड़ा इसको रफ करूँगा, फिर हम लोग इसको समझते हैं जरा। तो मैं बस इस वाले हिस्से को थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, यहीं पे हम लोग समझ लेंगे। ठीक, तो मैं इसको रफ कर देता हूं केवल। देखें भाई, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की हम लोग जरा बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध। देखिए पर्ण का मतलब होता है पत्ता, यानी कि वे फॉरेस्ट या वे वेजिटेशन जो आप क्या करते हैं, आप देखते होंगे आपके आसपास में भी ऐसी वनस्पतियां मिलेंगी जो उत्तर भारत के लोग रहे हों, जो इस वीडियो को देख रहे हैं यूपी बिहार से, जो आपके आसपास ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां मिलेंगी जो क्या करती है, हर साल अपने क्या पत्ते गिरा देती हैं और उस पर क्या होते हैं, हर साल नए पत्ते जो आते हैं। तो ऐसे वनस्पति क्या बोलते हैं भाई, पर्णपाती वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णपाती वन। ठीक है, अब ये जो पर्णपाती वन है जरा इनको समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अब देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करके समझेंगे। कितने हिस्सों में डिवाइड करूंगा इसको मैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे डिवाइड कर लेता हूं मैं यहां को। ठीक है, दो हिस्सों में इसको मैं क्या कर रहा हूं एक तरफ हम लिखेंगे ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। उष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, आर्द्र नमी युक्त उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन। देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, एक तरफ हम इसको ऐसे देख लेंगे, ठीक है, और एक तरफ हम लोग देख लेते हैं इसको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई का मतलब हो गया भाई शुष्क, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि भारत में सबसे देखिए ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, इन वनों की बात कर रहे हैं हम लोग।
पर्णपाती वनों की। तो देखिए सबसे पहले आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क में मतलब ये है, आर्द्र का मतलब क्या, वेट का मतलब जहां पे थोड़ी सी रेनफॉल क्या होती होगी, ज्यादा होती होगी, क्योंकि आपको पता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में वर्षा क्या होती है, कम होती है, तो क्या है, ड्राई में आ जाएगा। ये आपका बिहार क्षेत्र की बात करें तो बिहार में रेनफॉल ज्यादा होती है यूपी की तुलना में, तो बिहार में क्या होता है, इसमें हम लोग रख सकते हैं बिहार को, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन क्षेत्रों में वर्षा में पढ़ा चुका हूं, रेनफॉल जो होती है एक अरेबियन सी वाली ब्रांच से होती है और एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से। देखिए इन सारे रीजन्स में जो क्या होगी, रेनफॉल होगी वो किससे होती होगी, बे ऑफ बंगाल से, और बाकी इस क्षेत्रों में वर्षा किससे होती है, अरेबियन सी वाली ब्रांच से। तो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच में क्या होती है, नमी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसमें इसकी तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा होगी यहाँ पर कैसे मिलेंगे आपको, फॉरेस्ट, वेट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे, और यहाँ पर कैसे मिलेंगे, बाकी जगह आपको शुष्क वनस्पति आपको मिलेंगी। तो जरा बात कर लेते हैं देखिए अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है 100 से 200 कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा को, रेनफॉल को मापने के लिए रेनगेज नाम के स्केल का यूज किया जाता है, रेनगेज का इसको यूज करते हैं, आप याद रखें। और अगर इस वाले क्षेत्र की बात करेंगे साहब, ये वाले वन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, देखिए पूर्वी सह्याद्री, कौन सा आपको, सह्याद्री का क्या मिलेगा, पूर्वी ढाल, ये वाला क्षेत्र। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, ईस्टर्न स्लोप ऑफ, ईस्टर्न सह्याद्री का पूर्वी ढाल में बोलना चाह रहा हूँ, सह्याद्री, और सह्याद्री आप समझते हो किसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट का ये वाला हिस्सा पूर्वी ढाल, है ना। ईस्टर्न स्लोप ऑफ सह्याद्री कहाँ पे हो गया, ईस्टर्न स्लोप ऑफ सह्याद्री, इन क्षेत्रों में ये वाले वन मिलेंगे आपको, कौन से और ईस्टर्न से देखिए कुछ हिस्सा, देखिए नॉर्थ ईस्ट का ये वाला जो प्रायद्वीपीय पठार था इसका भी हिस्सा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और पूरा इस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए भावर और तराई क्षेत्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, भावर और तराई क्षेत्र। भावर और तराई क्षेत्र कहाँ मिलेंगे, भावर क्षेत्र जो मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा और तराई, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्रों में कैसी वर्षा होती है यहाँ पर, तो भावर एंड तराई रीजन, भावर और तराई क्षेत्रों में भी कौन से वन मिलते हैं, यही वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसके अलावा शिवालिक का दक्षिणी हिस्सा, यानी कि शिवालिक के पैर, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, यही वेट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। और वेट डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर देखिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, स्टेट वाइज अगर हम बात करूं छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में यही वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और देखिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो विशेषता होती है मॉनसून वनों की तरह ये होते हैं, दीज आर कैरेक्टराइज्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। कैरेक्टराइज्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट। कैसे होते हैं, मॉनसून वनों की तरह होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर करना चाहूं कौन कौन सी वनस्पतियां यहां पर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी वनस्पतियों को हम लोग यहां पर रख सकते हैं, देखिए साल, आम, पीपल, यहीं पे हम लोग रखेंगे। तो साल, मैंगो, आप सब लोगों ने महुआ का नाम सुना होगा, इसको भी हम लोग यहीं पे रख देंगे। देखिए एक होता है चंदन, सैंडल, है ना, एक आपका वो नीम होता है, ठीक है, उसको भी हम यहीं पे रख देंगे, नीम, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मुझे याद नहीं है, नीम। और नीम के साथ साथ आप रखना चाहो तो इसमें चंदन हो गया, और एक खैर को भी इसी में रख सकते हैं, ठीक है, आम इसी में हो गया। आपने शीशम का नाम देखा होगा, शीशम आपके आसपास काफी पाई जाती हैं, शीशम, शीशम इत्यादि, ये सब कहां पर पाए जाने वाले वनस्पतियां हैं, इसी क्या है डेसिडियस फॉरेस्ट में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। दूसरी जरा हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में,
ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और इसको मैं इस तरफ आ जाता हूँ, इस तरफ थोड़ा सा मैं रफ कर ले रहा हूँ, इसकी अब हमें आपको आवश्यकता भी नहीं है ज़्यादा। देखें इसको हम लोग इधर समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, और इधर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मात्रा होती है थोड़ी सी कम होती है, वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और ये क्षेत्र अगर हम लोग बात करें तो ये क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा आपको? पूर्वी राजस्थान में मिलेगा ये क्षेत्र। इसका विस्तार कौन सा हो गया? ईस्टर्न राजस्थान हो गया। ईस्टर्न राजस्थान को साथ साथ ये क्षेत्र हरियाणा में मिलेगा, के साथ साथ पंजाब, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, साउथ वेस्ट यूपी, ठीक है, साउथ वेस्ट यूपी। और क्या देखिए, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए मान ले रेन शैडो एरिया को होता है, ये कोई माउंटेन है, ठीक है, ये क्या है? कोई माउंटेन है। और जब यहाँ पे मानसूनी बारिश यहाँ पे आकर टकराती है तो कई बार क्या होती है, ये हवाएं क्या होती हैं, ऐसे यहाँ बारिश करते हुए क्या होती है, सीधी आगे को निकल जाती हैं ऐसे करके बारिश करते हुए। और ये जो एरिया होता है ये छूट जाता है, क्या होता है, ये रेनफॉल से वंचित रह जाता है। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? इसी क्षेत्र को हम लोग बोल देते हैं क्या? वृष्टि छाया। हिंदी में इसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, या और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेन शैडो एरिया। तो वेस्टर्न घाट का ये जो क्षेत्र है जहाँ पे होता है जो बारिश से कुछ छूट जाता है, वेस्टर्न घाट यानी कि जहाँ पर वेस्टर्न घाट की ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ क्या होता है, कुछ हिस्सा क्या होता है, रेनफॉल से छूट जाता है। उसी हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लें, किसके? यहाँ पर पाए जाने वाले कौन कौन से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे? देखिए यहाँ पर महुआ आपको मिलेगा। इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? महुआ। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं इसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ महुआ, है ना। महुआ के साथ साथ एक आपको वृक्ष मिलेगा, अगर बात करें तेंदू, आप जिस पत्ते से क्या बीड़ी बनाई जाती है, तेंदू के साथ साथ खैर, ठीक है, यहां पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। देखिए पीपल यहां पर मिलेगा आपको, पीपल के साथ बबूल यहीं पर मिलेगा आपको, एक्सेट्रा। तो ये कुछ प्रमुख वनस्पतियां हैं। आप सुंदरवन को विशेष, जो एसएससी जेई वाले लोग हैं, मैं विशेषकर उनसे बोल रहा हूं, सुंदरवन को आप लोग ध्यान रखें क्या है सुंदरवन। और साथ ही साथ आप लोग अंडमान निकोबार को जरा और लक्षद्वीप को जरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी ये रहा क्या हमारा भारत। और आप ये ध्यान रखें कि भारत में सबसे बड़े एरिया में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा क्या है आज की प्राकृतिक वनस्पति। तो जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर हम नए टॉपिक पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं एग्रीकल्चर की। हम लोग ईस्ट इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर की हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर मैं ऐसे जेई के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स में स्टडी किया हूँ, वहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन आपके क्या है एग्रीकल्चर से मिलेगा। ज़्यादा क्या है, आपको ज़्यादा डीपली हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, चाहे एसएससी रहा हो आपका, चाहे कोई भी और अन्य वनडे एग्जाम रहा हो आपका। तो चलिए बात करते हैं भाई एग्रीकल्चर। किसकी बात करते हैं? भारत में क्या है, कृषि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारत में एग्रीकल्चर, खेती। देखिए एग्रीकल्चर भारत में कृषि की अगर हम लोग बात करें तो आज भी भारत की लगभग 55% जो पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया की लगभग 55% पॉपुलेशन आज भी इस कृषि से जुड़ी हुई है, कृषि से संबद्ध है। और आपको पता होगा ये जो कृषि है, क्षेत्र है, ये हमारी खेती आज भी किस पर डिपेंड करती है? मॉनसून पे ही डिपेंड करती है, यानी कि साउथ वेस्ट मॉनसून पे ही हमारी खेती आज भी डिपेंड करती है। तो आज भी भारत की कृषि डिपेंड ऑन मॉनसून पे डिपेंड करती है, ठीक है। और चूंकि भारत की कृषि मॉनसून पे डिपेंड करती है, रीजन क्या है यहाँ पर भी क्या, अभी भी क्या किसान क्या है, गरीब है, तो मॉनसून पे क्या होता है, निर्भर होता है। जिस साल मॉनसून कमजोर होता है तो आप देखते हैं चीजों के क्या है, सब्जियों के क्या होते हैं, दाम क्या होते हैं,
यानी कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम क्या होते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप प्याज को एग्जांपल के रूप में कई बार ले सकते हैं, टमाटर को एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। जिस साल रेनफॉल, जिस साल क्या होता है मानसून कमजोर होता है, उसी साल क्या होता है प्याज का उत्पादन हमारे यहाँ पर कम हो जाता है, और क्या होते हैं प्याज के दाम क्या होते हैं, आसमान को छूने लगते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी वाले रीजन की बात, देखिए एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ। आपको पता है अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है किस में आता है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। किसको, प्राथमिक सेक्टर में आता है। ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में ये आता है। कौन, एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर की हम लोग डिपेंड करें तो भारत में एग्रीकल्चर जो खेती होती है वो सीजन के अनुसार खेती की जाती है। खास क्या होती है, सीजन के अनुसार खेती की जाती है, और सीजन के अनुसार ही इस एग्रीकल्चर को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं डिवाइड करेंगे। इसके क्या टाइप्स देखेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीजन की मैं बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सीजन, है ना। सीजन के अनुसार भारत में अगर हम बात करें तो 3 टाइप की कृषि यहां पर होती है। कितने टाइप की खेती होती है, 3 टाइप की एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पर होती है, यानी कि 3 टाइप की फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहली वाली जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ। कौन सी फसलें बोलते हैं इसको, वही खरीफ बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं खरीफ। खरीफ के बाद सेकंड जो होता है हमारे यहाँ पर रबी, रबी की फसलें बोलते हैं इसको। और तीसरा होता है जायद, ठीक है। तीनों को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, एक एक कंपैरिजन करते रहेंगे साथ साथ तीनों में। देखिए सबसे पहली बात करते हैं भाई जो खरीफ फसल होती है इसकी बुवाई कब होती है, यानी कि इसको बोया कब जाता है, ठीक है, ठीक है। क्रॉप सोइंग कब की जाती है इसकी। तो इसकी अगर बुवाई की बात करेंगे, फिर बुवाई के साथ साथ क्या करेंगे, इसकी कल्टीवेशन की बात करें, सॉरी हार्वेस्टिंग की हम लोग बात करेंगे, इसको कब काटा जाता है। दो बातें हम लोग करने वाले हैं। तो अगर बुवाई की मैं आपसे बात करूं तो ये जून से लेकर जुलाई तक इसकी बुवाई चलती है, जून टू जुलाई, ठीक है। और आ जाते हैं रबी की बात कर लेते हैं। तो रबी अक्टूबर से नवंबर तक चलता है इसकी बुवाई, अक्टूबर से नवंबर तक इस फसल को बोया जाता है। उधर जायद की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए इसको मार्च में ही इसको बोया जाता है। कब बोया जाता है इसको, मार्च में, ठीक। कटाई की हम लोग बात कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कब होती है, तो इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच की जाती है, सितंबर टू अक्टूबर, है ना। और रबी फसलों की अगर हम लोग बात करें तो ये अप्रैल से मई तक चलती है, ठीक है। आते हैं जायद की बात कर लेते हैं, तो जायद जून तक चलती है। इसकी कटाई कब होती है, जून में। देखो दो बातें ध्यान रखो जून से लेकर सितंबर अक्टूबर में बताई थी किसी खरीफ की। अब इंडिया का जो मानसून है ये कब आता है भाई, जून में आता है। क्या होता है, जून में आता है। और जाता कब है, सितंबर में जाता है। तो इसलिए ये मानसून सीजन में होती है, इसलिए इसको क्या है मानसून क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मानसूनी फसल बोला जाता है। इसी को इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, और मानसून भी कौन सा होता है भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा क्या होती है, साउथ वेस्ट मानसून ही हमारे यहाँ क्या होता है 74% रेनफॉल करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मानसूनी वर्षा बोलते हैं। और रबी की फसलें अगर आप देखोगे तो कब बोई जा रही हैं, अक्टूबर नवंबर में इसके बाद आती हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंटर, क्या बोलते हैं इसको, विंटर क्रॉप बोला जाता है, ठीक है। शीत ऋतु की खेती बोला जाता है इसको, विंटर क्रॉप। और देखिए जायद को अगर ध्यान दोगे तो जायद जो है इस खरीफ और रबी के क्या है बीच में बोई जाती है। तो ये क्या है, दोनों के बीच की फसल है, ठीक है। मिड ऑफ खरीफ एंड रबी, खरीफ और रबी के बीच की फसल इसको बोलते हैं। खरीफ एंड रबी, किसको, जायद को, ठीक है। अभी इतनी हम लोगों ने बातें कर ली। अब देखिए दूसरी हम लोग बात कर लेते साहब इसमें कौन कौन सी। और रबी मैंने बोला अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है ना। शीत ऋतु की क्या है ये,
फसल है, सर्दियों की फसल, मैंने इसको अभी आपके सामने बोला है। तो जब ये सर्दियों की फसल है तो इस सर्दियों की फसल में मैं आपको पढ़ाया था इंडियन क्या है मॉनसून, जब हम लोग डिस्कस करे थे। तो सर्दियों में उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो जो 3% जो रेनफॉल होती है कई बार वो किससे होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ होता होगा इसके लिए बड़ा फायदेमंद होता होगा, है ना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और क्या है आप समझ चुके हो, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है इनके लिए प्रॉफिटेबल होता है, लाभदायक होता है। क्योंकि मैंने बताया था पश्चिमी विक्षोभ की जो वर्षा होती है उसी वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है, और मावट के माध्यम से क्या होता है, मावट कहा जाता है, ये वर्षा क्या होती है राजस्थान में रबी की फसलों के लिए बहुत ही होती है बेनिफिशियरी होती है, फायदेमंद होती है। ये बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से फसलों का ही नाम एग्जाम में पूछा गया है। अभी हम लोग और भी टाइप्स की बात करेंगे। तो अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें किसमें, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं भाई, खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, देखिए चावल, ठीक है, जिसको धान भी बोला जाता है, ठीक है, चावल इसी में उगाया जाता है। चावल के साथ साथ हिंदी में बात करें तो सोयाबीन भी किसकी फसल है भाई, खरीफ की फसल है। सोयाबीन किसकी फसल है। देखिए दालों का याद रखिए आप, क्या है दाल, पल्सेस, वो सारी कहाँ हो जाती हैं, दालें। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे कि दालें किस सीजन की फसल है, तो किसकी फसल है भाई, खरीफ की फसल है। दालों के साथ देखिए ज्वार, इसको ज्वार को इंग्लिश हिंदी में भी ज्वार ही बोलते हैं। ज्वार के साथ साथ देखिए बाजरा, मिलेट्स जिसको हम लोग बोलेंगे, मिलेट्स इसी में उगाई जाने वाली फसल है। इसके साथ देखिए पीनट्स, मूंगफली, पीनट्स भी यहीं पे उगाई जाती है इसी सीजन में। मूंगफली के साथ टोबैको, देखिए तंबाकू भी उगाया जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोबैको, है ना। तो ये सब क्या हैं इत्यादि, ये सब क्या हैं खरीफ की फसलें हैं, और इन्हीं में से एग्जाम्पल में किसी न किसी को पूछ लेते हैं। आते हैं इसकी बात किसकी, रबी क्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें गेहूं, व्हीट, जौ, ठीक है, गेहूं जौ, ठीक है, गेहूं जौ, देखिए मटर, पीस, चना, ग्राम, है ना, चना यहीं पे उगाया जाता है, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों, मस्टर्ड सरसों, देखिए इसको हिंदी में राई भी बोलते हैं, किसको, इसको राई भी बोल देते हैं कई बार, इसको अलसी भी बोल देते हैं, और मसूर, तो इत्यादि। ये प्रमुख फसलें हैं जो किस में उगाई जाती हैं, रबी की प्रमुख फसलें हैं। और अगर बात करें किसकी, जायद की, तो कुकुम्बर, है ना, यानी कि कुकुम्बर का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खीरा, कुकुम्बर यहीं पे मिलेगा। कुकुम्बर, ककड़ी, आप लोग तरबूज, वाटरमेलन, है ना, तरबूज भी यहीं पे मिलेगा आपको, खरबूज, ठीक है, करेला वगैरह, ये सभी फसलें जो होती हैं जायद की फसलें होती हैं। तो कई बार एग्जाम में दरअसल क्या होता है, यहाँ से आपको जो एसएससी जी वाले में प्रश्न क्वेश्चन पेपर से देखा हूँ, स्टडी किया हूँ, उसमें किसी एक फसल का नाम दे दिया गया है और आपसे ये पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन रबी की फसल है या कौन जायद है, कौन खरीफ है, ऐसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो अभी पहले इसको आप ऐड करिए, फिर इसके बाद थोड़े से हम लोग ये भी बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी आते हैं कि भारत में कृषि, विश्व में कृषि की कितनी टाइप्स होते हैं, कितनी पद्धतियों के माध्यम से, कितने तरीकों के माध्यम से खेती की जाती है। तो उन तरीकों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फार्मिंग के बारे में, कृषि के तरीके। मेजर फार्मिंग मेथड्स, है ना। तो कितने तरह की कृषियां भारत में होती हैं। देखिए सबसे पहले एक हम लोग कृषि जिसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नंबर 1, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए नाम से इस पर जिस शिफ्ट जिसको क्या ट्रांसफर किया जा सके, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है भारत का, पूरे भारत का क्या, विश्व का क्या है, सबसे पुरानी पद्धति है कृषि करने की। तो ये क्या है, एक एंशिएंट मेथड है ना। अब देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या दरअसल, इसको कई बार इसको पैडा पद्धति भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पैडा पद्धति भी बोला जाता है देसी भाषा में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, जो लोग होते हैं, ऐसी कृषि जो होते हैं, ट्राइबल लोग ज्यादा करते हैं ऐसी खेती को। ये लोग क्या करेंगे, इस क्षेत्र में आके रहना शुरू करेंगे। तो जिस क्षेत्र में आके ये रहेंगे, यहाँ के जंगलों को काट के साफ करेंगे और काटने के बाद उनको क्या कर देंगे, आग लगा के कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी कि इतनी जगह को कर देंगे, साफ कर देंगे इस एरिया को। और यहाँ पर क्या करेंगे, खेती करेंगे। जंगल को साफ करने के बाद, आग लगाने के बाद, काटने के बाद यहाँ पर फसल उगाएंगे और 1 या 2 फसल उगाने के बाद क्या करेंगे, इस एरिया को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इस वाले एरिया में आ जाएंगे, कहेंगे इस एरिया में आएंगे और इस एरिया में फिर से वही वाला प्रोसेस अपनाएंगे। क्या करेंगे, वही वाला प्रोसेस फिर से यहाँ अपनाएंगे। और इस तरह से क्या होता है, देखिए जंगलों को भी नुकसान होता है, जमीन को भी नुकसान होता है, ठीक है, दोनों को ही नुकसान। तो इस तरह क्या होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। तो इस तरह की खेती को क्या बोलते हैं, पैडा पद्धति या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। और इस तरह की जो खेती होती है ये कहाँ मिलेगी, अगर मैं बात करूँ तो ये रीजन कहाँ पर भारत में, कई बार इसका रीजन भी जरा याद रखें। रीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी खेती भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज्यादा होती है। कहां पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारत में ये खेती ज़्यादा होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो देखिए कुछ राज्य हैं जैसे आसाम, मेघालय, मणिपुर और आप त्रिपुरा को इसमें रखोगे, त्रिपुरा, नागालैंड को हम लोग इसमें रख सकते हैं क्या होती है नागालैंड। और नागालैंड के साथ साथ हम लोग रखना चाहें इसमें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश को भी इस क्षेत्र में रखेंगे। और देखिए इन क्षेत्रों में, यानी कि इन क्षेत्रों में जो खेती होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, यहाँ पर इसको कहा जाता है, हिंदी में बात करें तो इसको झूम खेती कहा जाता है। याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि झूम खेती क्या है, ये कहाँ पर फेमस है। देखिए नागालैंड इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ये फेमस है। यहाँ की ट्राइबल्स लोग ज़्यादा इस खेती को करते हैं। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट में जो खेती क्या होती है, ये तो कई जगह पे की जाती है खेती, ऐसी बात, लेकिन मुख्य रूप से यही क्षेत्र है। आप अगर छत्तीसगढ़ में चले जाओ तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ भागों में ये खेती की जाती है, कुछ हिस्सों में, पूरे में की जाती है। देखिए कुछ हिस्से में ये क्या है, वेस्टर्न घाट में भी खेती की जाती है, कुछ जगह क्या है वेस्टर्न घाट भी, लेकिन ये ज़्यादा एरिया फेमस है। पश्चिमी घाट में भी कई जगह ऐसी खेती होती है और ऐसी खेती को पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुमारी। झूम खेती ना बोलकर इसको क्या बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है एक, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में मिलेगा, यहां पर भी ये खेती होती है। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप में भी क्या होती है, ये वाली खेती होती है। और यहां पर इस खेती को दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूम खेती को ये क्यों बोलते हैं, दीपा के नाम जानते हैं। देखिए भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में खेती होती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसको पेंडा कहा जाता है, मैंने पेंडा पद्धति बोला, इसको आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह होती है, इसको खिल कहा जाता है। हालांकि बहुत सारी स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। और सबसे पहले इसके बाद हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, तो झूम खेती की हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, अगली टाइप हम लोग बात करते हैं कल्टीवेशन का, सेकेंड टाइप को देख लेते हैं जरा, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक होती है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, हिंदी में बोलेंगे विस्तृत कृषि।
देखिए, जो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होता है, इसकी बात करें, ऐसी खेती होती है, ऐसी खेती केवल वही किसान कर सकते हैं जिन किसानों के पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और किसान क्या होते हैं, अमीर होते हैं। क्योंकि इस खेती में क्या होता है, बड़े बड़े महंगे महंगे क्या होता है, कृषि संयंत्रों का यूज किया जाता है, टेक्निक के माध्यम से खेती होती है। और ऐसी खेती अगर आप देखना चाहो तो ऐसी खेती केवल अमेरिका में ही होती है। कहाँ पर होती है, एग्जाम्पल दूँ, अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं। और इस खेती में जो किसान होता है वो एक किसान बन के नहीं, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी बन के खेती करता है। जमीनें का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, सभी सुविधाएं उसके पास होती हैं। भारत में क्या है, किसानों के पास क्या, जोतों के आकार, खेतों के आकार क्या वैसे ही छोटे छोटे हैं। हालांकि जब हमारे यहाँ पर क्या हरित क्रांति आई, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ पर जब आया 60 के बाद में, तब क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, भारत में भी क्या है, हरियाणा और पंजाब में ऐसी खेती की जाती है। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कहाँ पर होती है, हरियाणा और पंजाब। भारत में केवल हरियाणा पंजाब में ही विस्तृत खेती की जाती है, हरियाणा एंड पंजाब। हालांकि इसका कुछ हिस्सा आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। और ये जो खेती हरियाणा पंजाब में भी शुरू हुई, ये कब शुरू हुई, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। उससे पहले होती ही नहीं थी। ठीक है, चलिए इसको आप ऐड करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं भाई, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, या प्लांटेशन एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें, बागानी खेती। ठीक है, इसको बागानी खेती या रोपण कृषि भी बोला जाता है। देखिए, ऐसी जो खेती होती है मुख्य रूप से क्या है, बागान लगाए जाते हैं, गार्डन लगाए जाते हैं, और बड़े बड़े क्या है, कृषि फर्मों में ही खेती की जाती है। जहाँ पर बड़ी बड़ी क्या होती है, फर्म्स होती हैं, एग्रीकल्चर फर्म्स होती हैं, ये खेती केवल वहीं पे की जाती है। और इस खेती का जो उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट यानी कि एक स्पेशल क्या है, फसल को क्या करना, क्रॉप को उगाना। इसका जो उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट फसल का उत्पादन होता है, स्पेशल, विशिष्ट फसल का उत्पादन, स्पेशल क्रॉप प्रोडक्शन इसका उद्देश्य होता है। जैसे, और मैंने अभी बोला, ये केवल कहाँ पे होती है, एग्रीकल्चर फर्मों में ही इसको उगाया जाता है। बड़े बड़े एग्रीकल्चर बागानों में ही क्या होता है, इसको गार्डन्स में ही क्या होता है, इसको उगाया जाता है। देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसे कि चाय की खेती की जाती है। किसकी, चाय को उगाया जाएगा, रबर को उगाया जाएगा, नारियल ताड़ को उगाया जाता है। तो इस तरह की जो खेती होती है, देखिए कॉफी को उगाया जाता है। इस तरह की जो कृषि होती है, ये सब किसके अंतर्गत आती है, बागानों के अंतर्गत आती है। कौन सी, ये वाली विधि होगी। एक नेक्स्ट विधि की हम लोग बात करें तो एक होता है कमर्शियल मेथड। कौन सा होता है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि। देखिए, वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहली बात तो, और जो वाणिज्यिक कृषि होगी, इसका उद्देश्य ये होता है पैसा कमाना। क्या होता है इसका उद्देश्य, इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट करने का जो उद्देश्य होगा, इस कृषि में जो किसान इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट किया जाता है फॉर प्रॉफिट। किसके लिए, कि हमको क्या मिले,
जल्दी से जल्दी क्या हो, लाभ हो। और इस तरह की खेती की अगर हम लोग बात करें, ये केवल मार्केट के डिमांड पे क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि मार्केट में अगर डिमांड होगी तो इस तरह क्या खेती की जाती है। तो ये कहाँ पे डिपेंड करती है, केवल डिमांड ऑन मार्केट, मार्केट पे निर्भर होती है ये खेती। देखिए कैसे हम लोग इसमें रख सकते हैं, जैसे दूध, मार्केट में डिमांड है, दूध के दाम अच्छे खासे होते हैं, तो क्या होती है, लोग क्या करते हैं, घरों में क्या पशुपालन का काम स्टार्ट कर देते हैं। दूध के साथ साथ क्या है, मांस है ना, मीट। या इसके अलावा हम लोग बात करें, बहुत सारे राज्यों में क्या होती है, देखिए चावल की खेती होती है बहुत सारे राज्यों में, और चावल को वो लोग उगाते हैं। चावल को अगर हरियाणा पंजाब में अगर आपसे बात करें, तो हरियाणा पंजाब में भी क्या होता है, चावल का क्या होता है, हरियाणा पंजाब की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। और जब चावल का उत्पादन होता है हरियाणा पंजाब में, बड़े पैमाने पर क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है। अब जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं चावल का उत्पादन करते हैं, सभी चावल को खा तो सकते नहीं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, चावल का, इसको बेचकर क्या हो जा सके, तुरंत क्या हो सके, पैसा कमाया जा सके। और इनका इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य क्या था, अर्निंग करना, पैसा करना। और देखिए चावल की अगर बात करें, जैसे एक राज्य है ओडिशा नाम का, या ओडिशा के अलावा, हाँ ओडिशा की हम लोग बात कर लेते हैं। ओडिशा नाम का राज्य है, चावल वहाँ पे भी उपजाया जाता है, लेकिन वहाँ पर चावल को उगाने का जो उपजाने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, केवल क्या, जीवन का निर्वाह किया जा सके, अपने लिए क्या है, काम उससे क्या है, चलाया जा सके, अपना पेट भर जाए। जैसे यूपी की अगर हम लोग बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती की जाती है, ठीक है। तो इस गन्ने की खेती जितने भी किसान करते हैं, इसको गन्ने को तो खाते नहीं है, ना ही गन्ना बेचा जाता है, इसको बेचने के से क्या होता है, तुरंत अर्निंग होती है, इससे क्या, चीनी बनाई जाती है, ठीक है। तो गन्ना भी क्या है, किस तरह की फसल है, ठीक है, वाणिज्यिक। और सीधी सी बात है, इस तरह की जो फसलें का जो उत्पादन होता है, जो वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होता है, वही किसान इसका उत्पादन कर पाते हैं जिनकी क्या होती है, जमीनें थोड़ी सी होती हैं, साइज क्या होता है, जोतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए जो मैंने बागानी कृषि बताया, बागानी कृषि क्या है, दरअसल इसी का क्या है, टाइप है, किसका, वाणिज्यिक कृषि का एक टाइप है बागानी कृषि। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर। नेक्स्ट शायद 5 नंबर होगा, जो भी होगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं निर्वाह कृषि, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, या जीविकोपार्जन कृषि, ठीक है। ये कृषि, देखिए इस कृषि के नाम से ही स्पष्ट है, इसका उद्देश्य क्या है, जीविका का करना, जीविका का करना, चलाना। अब देखिए ऐसी जो कृषि होती है, इसको गहन कृषि कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, गहन कृषि बोलते हैं, इंटेंसिव, इसको क्या, इंटेंसिव फार्मिंग भी कहा जाता है, इंटेंसिव फार्मिंग, गहन खेती, गहन खेती, या इसको गहन खेती के साथ साथ हम क्या, जीवन निर्वाह कृषि भी बोलते हैं, इसी को जीवन निर्वाह। देखिए पूरे विश्व में यही वाली खेती की जाती है। पूरे वर्ल्ड की लगभग आधी पॉपुलेशन इसी खेती पर डिपेंड करती है, इसी खेती को क्या करती है, तो विश्व की लगभग क्या है, 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या करती है, लगभग आधी जनसंख्या इसी पर डिपेंड करती है। देखिए इसका मतलब ही क्या है, इसका उद्देश्य यही होता है, बस क्या हो सके, अपना और अपने परिवार का क्या हो सके, पेट भर सके, हम लोग क्या कर लें, इतना उपजा लें। यानी कि जिन लोगों के पास, जिन किसानों के पास बहुत छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, बहुत कम ज़मीनें होती हैं, 2, 4, 5 बीघा तक ज़मीनें होती हैं, ठीक है, 2, 4, 5, 7, 8 बीघा तक ज़मीन होती है, ऐसे किसान कैसी खेती करते हैं, इसी खेती को करते हैं। वो क्या करते हैं, बस क्या है, अपना और अपने परिवार का क्या कर जाए, खर्चा चल जाए साल भर का। तो ऐसी खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, जीविका उपार्जन कृषि बोलते हैं, या सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। और मैंने बोल दिया पूरे विश्व में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा है। तो इसको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किस टाइप की खेती को उगाया जाता है। एक खेती है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आजकल इस पे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक
एग्रीकल्चर, जैविक खेती। देखिए जैविक खेती की अगर बात की जाए तो जैविक खेती में दरअसल क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, कीटनाशकों का यूज इसमें नहीं किया जाता है, और जो खाद होता है, खाद में क्या सिंथेटिक खाद का यूज नहीं किया जाता है, इसमें केवल वायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। वायो पेस्टिसाइड्स, वायो पेस्टिसाइड, जैव उर्वरक यानी कि जैव खरपतनाशी, जैव कीटनाशियों का यूज किया जाता है, और इसके लिए यूज करते हैं जैव कीटनाशी के रूप में यहां पर यूज किया जाता है क्राइसोपा, एक देसी होता है, कौन सा होता है, क्राइसोपा का यूज करते हैं। तो क्राइसोपा क्या एक वायो पेस्टिसाइड्स है। अब देखिए इस खेती की हम लोग बात करें, आज तक क्या है, इस खेती पे क्या हो रहा है, इस खेती को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इस कहते हैं सब आधुनिक जैविक मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक कहा गया है अल्बर्ट हॉवर्ड को, अल्बर्ट हॉवर्ड। और इस आधुनिक जैविक खेती की शुरुआत करने वाला जो पहला देश था जिसने बड़े पैमाने पर इस आधुनिक एग्रीकल्चर को अपनाया, बड़े पैमाने पर, बृहद स्तर पर, ठीक है, ग्रेटर स्केल पर अपनाया, वो देश था क्यूबा। एक कैरिबियन कंट्री है क्यूबा, ठीक है, कैरिबियन ओशन में आपको मिलेगा क्यूबा नाम का छोटा सा देश। और आपको आगे हम लोग बात करें, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, बाउल ऑफ राइस, ठीक, सॉरी बाउल ऑफ शुगर इसको कहा जाता है, किसको, क्यूबा को ही कहा जाता है। दूसरी अगर बात करना चाहें, देखिए जैविक खेती में मैंने बोला सिंथेटिक खाद का हम लोग यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब सिंथेटिक खाद का यानी कि यूरिया वगैरह का यूज इसमें नहीं किया था, इसमें केवल क्या है, ठीक है, गोबर से बनी खाद, सले गड़े पदार्थों से बनी खाद, ठीक है, उसी का यूज किया जाता है। और इसके माध्यम से जो खेती होती है, उसके बाद जो उससे जो अनाज उपजाया जाता है, वो अनाज क्या आप जानते हैं, समझ सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंथेटिक मटेरियल्स बिल्कुल भी, तत्व बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे देखिए भारत की अगर मैं बात करूं, आपने सिक्किम राज्य का नाम सुना होगा, तो सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है, सिक्किम, जो क्या है, पूर्णतः क्या है, जैविक खेती करता है। कैसी खेती करता है, ऑर्गेनिक खेती का यूज करता है। और सिक्किम भारत का नहीं, वर्ल्ड का, सिक्किम वर्ल्ड का सबसे क्या है, पहला स्टेट है जिसको यूएन ने क्या अवार्ड दिया। और सिक्किम विश्व का पहला ऐसा राज्य है जहां पर क्या पूरी तरह से क्या जैविक खेती की जाती है। वो राज्य क्या है, सिक्किम, वर्ल्ड का भी है और इंडिया का भी है, जरा याद रखना सिक्किम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, अगली कृषि की हम लोग बात करते हैं। एक्वापोनिक फार्मिंग, ठीक है, एक्वापोनिक फार्मिंग। देखिए इस खेती में क्या होता है, पौधों के साथ साथ मछली का पालन किया जाता है। किसका, पौधों का पालन तो होगा, वनस्पतियों के साथ साथ पौधों के साथ किसका पालन होता है भाई, मछली पालन किया जाता है। कौन सी कृषि में, इस एक्वापोनिक फार्मिंग। देखो कैसे होता है, दरअसल समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक एक्वेरियम है। क्या है ये, एक्वेरियम। और इस एक्वेरियम में क्या होता है, मछलियों को छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ देते हैं इसको, मछलियां इसमें छोड़ दी जाती हैं, फिश इसमें तैरेंगी और इसमें पानी भर दिया जाएगा, और जो बाकी चीजें लगानी होंगी एक्वेरियम वो लगा देंगे। और इसी एक्वेरियम के ऊपर एक और छोटा एक्वेरियम रखा जाता है, खुला हुआ इस तरह से। और ये जो एक्वेरियम होगा, इस एक्वेरियम में क्या होगा, दरअसल इसी में क्या है, पेड़ पौधे यानी कि पौधे लगा दिए जाते हैं, इसी में लगा दिए जाएंगे। और इस एक्वेरियम, जो मछली वाला जो एक्वेरियम है, इसको
कनेक्ट कर दिया जाएगा किससे, इस वाले एक्वेरियम से, ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसको, और इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए जो मछलियां होंगी, जो मछलियों का मलमूत्र होगा, उस मलमूत्र से जो क्या है एक पौष्टिक चीजें बनेंगी, किसके लिए, ठीक है, उस मलमूत्र से जो इसे इन मछलियों जो मछलियाँ इसमें तैरेंगी, इनका जो मलमूत्र होगा, उस मलमूत्र का जो पानी होगा, उस पानी को कहाँ भेजेंगे, इस ऊपर वाले टैंक पे भेजा जाता है, और उसी पानी का यूज किया जाता है किसको लेकर के, इन्हीं पौधों को उगाने के लिए। तो ये पौधे क्या है, ये वो फसलें होती हैं जो कभी भी क्या है जमीन के अंदर क्या है, जमीन पर नहीं उगाई जाती हैं, और ये फिर क्या होता है घूम के पानी क्या जाएगा, इसमें आता है वो चक्र चलता रहेगा और क्या जाएगा, इस तरह से उत्पादन होता रहेगा। तो एक्वापोनिक पौधों के साथ साथ क्या होता है, मछली का उत्पादन किया जाता है। एक और बात कर लेते हैं, कल्चर, एक्वाकल्चर, ठीक है। अब इसमें दरअसल क्या होता है, जल कृषि इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए इसमें जलीय जीवों का पालन किया जाता है, ठीक है, जल में रहने वाले जीवों का पालन होता है इसमें, जलीय जीवों का पालन इसमें किया जाता है। अब जलीय जीवों के पालन में इसमें मछली शामिल नहीं है, क्या है, मछली शामिल नहीं है। तो सांप क्या आप बोलो क्या मेंढक शामिल नहीं, मेंढक की भी खेती कभी नहीं होती है, मेंढक भी इसमें शामिल है, सांप भी इसमें शामिल है, मगरमच्छ भी इसमें शामिल नहीं है। इसमें पहली बात तो इसमें जो प्लेस का हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, जो नेचुरल प्लेस होते हैं। देखिए तालाब, कोई पॉन्ड है, कोई झील है, कोई क्या है झरना है, यहाँ पे भी इसकी हम लोग खेती कर सकते हैं। झरने के साथ साथ मान लीजिए कोई अगर हम यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए समुद्र, इन क्षेत्रों में क्या होगी, ये खेती होगी, इसको उपजाएंगे और इसमें किसका उत्पादन कर देंगे हम लोग, देखिए समुद्री झींगा जिसको खाया जाता है, किसका उत्पादन करते हैं यहाँ पर, समुद्री झींगा, झींगा पैदा किया जाता है। देखिए मोतियां, मोती समुद्र से जो मोती निकालते हैं उनकी हम लोग खेती कर लेते हैं यहाँ पर। कई बार शंखों की खेती उत्पादन किया जाता है, क्या है शंख, इन सभी चीजों की क्या है खेती की जाती है। शंख, देखिए शैवाल भी उपजाया जा सकता है, शैवाल, आलगी, इनकी खेती की जाती है यहाँ पर इन क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्वाकल्चर, ठीक है। अब एक्वाकल्चर के बाद हम लोग बात करें तो एक होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग। नाम से ही स्पष्ट है, सहकारी कृषि। इस कृषि में केवल वही लोग भाग लेते हैं जो बेचारे गरीब हैं, ठीक है, जो कृषि मजदूर हैं और जिन पे क्या है जमीन नहीं होती है। तो इसमें शामिल कौन होंगे, गरीब मजदूर, गरीब कृषि मजदूर जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं, और भूमिहीन लोग शामिल होते हैं। और इसमें क्या करते हैं ये लोग, मिलने के बाद क्या करते हैं, एक जमीन, किसी एक व्यक्ति के पास छोटी जमीन होगी इनमें से, उस जमीन पर मिल के क्या करेंगे लोग खेती करेंगे, और खेती भी क्या करेंगे, ऐसी एक संगठन, पहले तो क्या बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, एक संगठन बना लेंगे, और संगठन बनाने के बाद ऐसी खेती ये लोग करते हैं जिनकी क्या होती है मार्केट में क्या होती है डिमांड होती है। जैसे सब्जी हो सकता है, और आपस में करते रहेंगे सब्जी, इस तरह क्या करेंगे खेती करेंगे और उसको डिमांड क्या करते हैं मार्केट की पूरा करते हैं। तो इस तरह की खेती को क्या है कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग के बाद हम लोग एक होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भी आजकल का कंसेप्ट चलता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही स्पष्ट है संविदा खेती। देखो इसमें क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जो बड़ी मान लो कोई बड़ी 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 क्या चिप्स बनाने वाली कंपनी है, कोई पिज्जा बनाने वाली कंपनी है, कोई बर्गर बनाने वाली कंपनियां हैं। तो इस तरह जैसे मैकडोनाल्ड है आपका, अंकल चिप्स वगैरह टाइप की, जो पेप्सी है, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां क्या करती है दरअसल किसानों से कॉन्टेक्ट करती हैं और किसानों को क्या ठेका दे देती हैं कि आप क्या करिए, आप आलू उगाइए, आप ये उगाइए, वो उगाइए, और इन सबको कौन परचेज करेंगे, हम परचेज करेंगे। इस तरह खेती क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट। और एक और कंसेप्ट चलता है, एक और ऐड कर दो, ट्रक फार्मिंग। नाम से ही स्पष्ट है ट्रक, इसको एक चलने वाली गाड़ी पर शिफ्ट किया जाता है इस खेती को। और जो ट्रक फार्मिंग होता है इसमें सब्जी, फल और फूलों की खेती की जाती है, सब्जियां, फल और फूलों की खेती होती है इसमें, किसमें, इसके अंदर।
देखिए हालांकि ये खेती इंडिया में फेमस नहीं है, इस तरह की खेती क्या होती है यूएसए में, क्या है ये कृषि चलती है। अच्छा, 2-3 टर्मिनोलॉजी हम लोग और जान लेते हैं चलते चलते, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो मैं इस तरफ उसको ऐड कर देता हूं। और ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं इसको मैं हिंदी में ही ऐसे ही लिख रहा हूं सेम, इंग्लिश में भी इनको ऐसे ही बोल देंगे। देखिए एक होता है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में भी हाइड्रोपोनिक्स ही बोलेंगे, इसको हिंदी में भी हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है, देखिए जल में पौधों को जल में जो खेती जो पौधे उगाए तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जल में पौधों को उगाना, जरा याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो किसकी बात करते हैं भाई, एपीकल्चर को एग्जाम में पूछ लेते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी का जो पालन होता है, मधुमक्खी पालन। एक और एग्जाम में आता है सेरीकल्चर, इसको बोलते हैं रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके साथ साथ, देखिए एक होता है विटीकल्चर, अंगूर का उत्पादन। फ्लोरिकल्चर नाम से ही स्पष्ट है, फूलों का उत्पादन। है ना, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट 1-2 कल्चर की हम लोग और बात कर लेते हैं। एक होता है बर्मी कल्चर, फसलों के लिए केंचुआ को उगाया जाता है, केंचुआ पालन। थोड़ा स्पेस कम है, 1-2 कल्चर हो रहा है, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, हम लोग इसको लिख लेते हैं। एक यहां पे लिख देता हूं, पिसीकल्चर, मछली उत्पादन। है ना, यहां पे लिख देता हूं, आ जाएगा हार्टिकल्चर। कौन सा, हार्टिकल्चर। और हार्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी जो की जाती है, जो है ना, गार्डनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्टिकल्चर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे। एक आजकल नया ट्रेंड चला है, स्पेस में भी क्या होता है, पौधों को उगाया जा रहा है, तो स्पेस में जो पौधों को उगाते हैं उसको एरोपोनिक्स बोलते हैं। स्पेस में पौधों को उगाया जाता है, एरोपोनिक्स। स्पेस में पौधे उगाना, इसको एरोपोनिक्स हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, चलिए एक हाइड्रोपोनिक्स भी होता है, हालांकि ऐड कर लेते हैं उसको भी हम लोग। हाइड्रोपोनिक्स हो गया, मैं ऐड करना चाह रहा हूं ऑलरीकल्चर भी, मेरे याद आ रहा है एक। सब्जी उत्पादन। ठीक है, तो इतने सारे कल्चर हैं, कभी कभी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज हम लोगों ने किसकी बात कर ली है, हम लोग क्या कर लिए, अभी भारत की प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग देख चुके हैं, और प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ हम लोग किसको देख लिए, हम लोग देख लिए किसको, एग्रीकल्चर को हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए फिर एक बार गुड लक।